बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी। वो हम सफर था, वो हम सफर था। आप सुन रहे हैं अगला वर्ग का द पार्टीशन पॉडकास्ट विद एमी सिंह। दिस इज एपिसोड 6। जी आया नू, इस्तकबाल, स्वागत। कैसे हैं आप सब? आज के इस एपिसोड में जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी वो कहानी 75 साल पहले की है। पार्टीशन होगी और एक नया मुल्क पाकिस्तान बनेगा, इस बात का फैसला हो चुका था। लेकिन बंटवारा कैसे होगा, कौन सा हिस्सा भारत में रहेगा और कौन सा पाकिस्तान में जाएगा, इसका फैसला होना बाकी था। इसको तय करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश लॉयर सिरिल रैडक्लिफ को दी गई थी। और ये कहानी उसी लकीर, उसी दरार की है जिसने हमारा मुल्क तकसीम कर दिया, जिसे हम कहते हैं द रैडक्लिफ लाइन। सिरिल रैडक्लिफ जुलाई 8, 1947 के दिन इस सरजमीन पर आए थे। इससे पहले वो कभी भी भारत नहीं आए थे। वो हमारे मुल्क के निज़ाम से, जोग्राफिया से, सियासत से नावाकिफ थे और गैर जानिबदार होना उनके हक में इसलिए ठहरा कि वो इसके तहत फेयरली अनबायस्ड होकर मुल्क के 2 हिस्से कर पाएंगे। अब इतने बड़े मुल्क को तकसीम करने के लिए उन्हें शायद 5 साल का वक्त चाहिए था, पर उन्हें मिले थे महज 5 हफ्ते। इस जल्दबाजी के पीछे कारण ये भी था कि दूसरे विश्व युद्ध के नुकसान को उठाने के बाद अब ब्रिटेन इंडिया को बतौर कॉलोनी चलाने के काबिल नहीं था। ब्रिटिश हुकूमत जल्द से जल्द ट्रांसफर ऑफ पावर कर भारत से रुखसत होना चाहती थी। सिरिल रैडक्लिफ के सामने एक बेहद चुनौती भरा काम था। उनको जो लकीर भारत के नक्शे पर खींचनी थी, वो हिंदू मुसलमान किन जगह पर कितनी बहुतायत, कितनी तादाद में रहते हैं, उसके मुताबिक खींचनी थी। अब ना तो उन्हें एतमाद लायक सेंसस हासिल था, ना ही अपडेटेड मैप्स। और सबसे बड़ी बात ये कि पंजाब और बंगाल दोनों ही राज्यों में हिंदू और मुसलमान अवाम की गिनती लगभग बराबर थी। और यही थी रैडक्लिफ की सबसे बड़ी चुनौती कि सदियों से साथ रहते आए समुदायों के दरमियान कोई भी सीधी लकीर खींच देना कहाँ मुमकिन था। The best criticism of Radcliffe and his 1947 job was done by W.H. Auden in his poem called Partition. Unbiased, at least he was when he arrived on his mission. Having never set eyes on this land, he was called to partition. Between two peoples phonetically at odds, with their different diets and incompatible gods, time, they had briefed him in London, is short. It's too late for mutual reconciliation or rational debate. The only solution now lies in separation. The Viceroy thinks, as you will see from his letter, that the less you are seen in his company, the better. So we have arranged to provide you with other accommodation. We can give you 4 judges, 2 Muslim and 2 Hindu, to consult with, but the final decision must rest with you. Shut up in a lonely mansion with police night and day, patrolling the gardens to keep assassins away, he got down to work to the task of settling the fate of millions. The maps at his disposals were out of date, and the census returns almost certainly incorrect, but there was no time to check them, no time to inspect contested areas. The weather was frightfully hot, and a bout of dysentery kept him constantly on the trot, but in 7 weeks it was done. The frontiers decided, a continent for better or worse divided. The next day he sailed for England, where he quickly forgot the case, as a good lawyer must. Return he would not, afraid, as he told his club, that he might get shot. जुल्फ़िकार नकवी साहब का एक शेर याद आता है कि खींच ली थी एक लकीरे ना रसा खुद दरमियां, फासला दर फासला होना ही था।
महरूम कुलदीप नैयर साहब, जो हिंद पाक दोस्ती की कहानी में किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, वो जर्नलिस्ट, वो राइटर, वो इंसाफ पसंद इंसान जब पार्टीशन के बहुत साल बाद लंदन में सिरिल रैडक्लिफ से मिले थे तो वो जानना चाहते थे कि कैसे उन्होंने विभाजन की लाइन खींची और किस तरह से ये सब हुआ। तो कुलदीप नैयर लंदन में रैडक्लिफ के घर, उनके फ्लैट पर उन्हें मिलने गए। रैडक्लिफ ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कुलदीप नैयर साहब को बताया कि मुझे 10-11 दिन मिले थे सीमा रेखा खींचने के लिए। उस वक्त मैंने बस एक बार हवाई जहाज के जरिए दौरा किया, ना ही जिले ना ही नक्शे थे मेरे पास। मैंने देखा लाहौर में हिंदुओं की संपत्ति ज्यादा है, लेकिन मैंने ये भी पाया कि पाकिस्तान के हिस्से में कोई बड़ा शहर था ही नहीं और कलकत्ता पहले से ही भारत के हिस्से में आ चुका था। मैंने लाहौर को भारत से निकालकर पाकिस्तान को दे दिया। अब इसे सही कहो या कुछ और, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। पाकिस्तान के लोग मुझसे नाराज हैं, लेकिन उन्हें खुश होना चाहिए कि मैंने उन्हें लाहौर दे दिया। 1992 में द टेलीग्राफ के लिए लिखे एक आर्टिकल के मुताबिक रैडक्लिफ और माउंटबेटन के दरमियान एक लंच और एक कॉन्वर्सेशन का जिक्र मिलता है, जहां उनकी पंजाब के नक्शे पर बातचीत हुई। इस आर्टिकल के मुताबिक रैडक्लिफ ने पंजाब की सीमा का जो नक्शा बनाया था उसमें फिरोजपुर भी पाकिस्तान को दे दिया गया था, लेकिन आखिरी लम्हे में माउंटबेटन के कहने पर रैडक्लिफ ने फिरोजपुर को वापस हिंदुस्तान में शामिल किया। खैर, जिस भी तरह से जब रैडक्लिफ लाइन फाइनल हो ही गई तो अवाम को इसकी इत्तला नहीं दी गई। हमें आज़ादी 15 अगस्त को मिली है, लेकिन रैडक्लिफ लाइन नामक सरहद की जानकारी, इसकी अनाउंसमेंट अवाम के सामने 17 अगस्त को दी गई, यानी कि आज़ादी के 2 दिन बाद। अब आप खुद ही सोच लें कि किस तरह लोग अपने आप को रैडक्लिफ लाइन की गलत तरफ पाकर तड़पे होंगे। This line ended in violence that killed 1 million people and displaced 12 million. Mohsin Naqvi captures that trauma in her poem The Line, and I'm sharing an excerpt with you. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. The midnight hour inched towards Nehru as if it sensed its owner. But my grandmother didn't own the midnight hour. Widowed now in Ludhiana, a son in England, 5 of her children with their mother on the wrong side of the line. The window gaped, the plan was set, divide, divide. With 4 Muslims, 4 non-Muslims, Sir Cyril Radcliffe finalized the line. He did it as fast as he was able in the time it takes to sort out a school timetable. A line so delicate a sparrow might have picked it up in its beak, not an artist's line or a line of writing, a line between birth and non-being, a line that would mean death for so many. The land itself, at its calmest and most dignified, yielded to the line, lay still. It didn't know what was coming. India and Pakistan. The countries required their boundaries as the thirsty needed water, the beggars their begging bowls. The line was its own religion. It seemed to have its own God. It sliced through a village, cut a horse in half, where to place it in all of reality. India will awaken, but for my grandmother, India draws away irretrievably, like the tide going out. ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਚੋਪੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 123ਵੀਂ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕਿ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਆਫਿਸਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਤੇ ਮਿਲੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ GT ਰੋਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਡਰਮ ਰੱਖੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੇਟ ਲਾਇਆ ਤੇ ਟੈਂਟ ਤੇ ਬਕਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਾਂਗੂ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ 2 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਏ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟ ਸੰਤ ਸੰਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਹਾਂ ਰਹੇ ਖੁਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹੇ ਤਰਦੇ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਣੀ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਸੀਂ ਛੰਨ ਵੰਡ ਲਈ, ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਵੰਡ ਲਈ, ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਪੈ ਗਏ ਖਿੱਚੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਪੈ ਗਏ ਖਿੱਚੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੀ ਰੈਡਕਲਿਫ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਫਸੋਸ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਨਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੈਡਕਲਿਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਿਲ ਰੈਡਕਲਿਫ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40,000 ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਰਿਕ ਕਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ लकीर खींचना दीवार मत बना लेना, लकीर खींचना दीवार मत बना लेना, तुम इख्तिलाफ को आज़ार मत बना लेना। थोड़ी मायूसी होती है ये सोचकर कि ये लकीर साल दर साल गहरी होती रही है, नफ़रत और हिंसा के साए बड़े होते रहे हैं और इख्तिलाफ आज़ार बन चुका है। क्या कभी हम इन लकीरों को मिटा पाएंगे? अगर मिटा न पाए तो क्या कभी इस पर कुछ पुल बना पाएंगे? क्या बिछड़े फिर से मिल पाएंगे? कब तक खींची लकीर पे ही चलते जाएं हम, कब तक खींची लकीर पर ही चलते जाएं हम, आओ कि अब नया कोई रास्ता बनाएं हम। वसीम अहमद की इस गुहार पर अमल करने की भी हमें ज़रूरत है। आज जिस वक्त मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ, पाकिस्तान एक अजाब से गुजर रहा है। Heavy flooding has caused unprecedented havoc in our neighboring country. खालसा एड और पंजाबी लहर और भी बहुत सारी NGOs इस वक्त राहत के काम में जुटी हुई हैं। मैं GoFundMe के एक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, जहाँ आपको तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो रिलीफ वर्क में शामिल हैं उनका जिक्र मिलेगा। आपसे जो हो सके आप वो करें। आखिर मिलकर ही हम इन मुसीबतों से निकल सकते हैं। रब आपको बरकत दे, आपके अमल का सिला भी दे, और दुआ है कि पाकिस्तान और उसके अवाम को सुकून व आराम भी दे और इस मुश्किलात की घड़ी से उनको जल्द तरीन तरीके से बाहर निकाले। आप सुन रहे थे अगला वर्का द पार्टीशन पॉडकास्ट विद एमी सिंह। ये वो जगह है, वो खिड़की है जहाँ अपने अपनों से मिलते हैं, जहाँ सरहदें सराब होती हैं, जहाँ नई उम्मीद के नए पुल बनाए जाते हैं, जहाँ किताब इश्क का अगला वर्का खोला जाता है। इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और इसे अपने अपनों के साथ भी ज़रूर बांटें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। सुनते रहिए, मोहब्बत को चुनते रहिए।